तो सबसे पहले हम उसका मान लो कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई हम टॉपिक उठाए, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझो कि ये घटना अगर हो रही है, ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये बैकग्राउंड जानो। फिर उस घटना का स्टोरी जानो कि आखिर घटना जो घटी उसकी कहानी क्या है। कहानी नॉर्मल कहानी के रूप में, मतलब हिस्ट्री का डेट याद करना है तो हमको आदमी का नाम याद करना है, तो ये वो सब भूल जाओ। पहले स्टोरी मतलब थीम को समझो कि हो क्या रहा है। पहले क्या बोले, बैकग्राउंड समझो कि पहले इस क्या हुआ था जिसके कारण ये हुआ, और उसके बाद आओ इस घटना का कहानी क्या है। जब कहानी पे आओगे तो घटना को समझाओ, यानी इसमें अब टाइम को ऐड करो कि कौन कौन से समय, कौन कौन सा ईयर, कौन कौन सा डेट, अब टाइम लाइन पर सेट करते चले जाओ। और टाइम लाइन जब सेट हो जाए तब यहाँ पर लाओ कि कौन कौन पर्सन इसमें इन्वॉल्व हुए, कौन कौन सा नाम इसमें आया, ठीक है। तो इतना 4 पॉइंट लेके चलोगे ना तो हिस्ट्री का तुमको कोई पोर्शन कभी भी भारी नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ, पहले फिर से रिपीट करें कि अगर हम हिस्ट्री का कोई पोर्शन पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पोर्शन का, उस हिस्ट्री के पोर्शन का बैकग्राउंड जानो कि किस घटना के कारण ये घटना हो रही है। फिर उस घटना के इस कहानी को जानो, कहानी नॉर्मल कहानी जान गए, अब उसको टाइम लाइन पर सेट करो, और टाइम लाइन पर सेट करने के बाद देखो कि उसमें कौन कौन सी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व हो गई, तो वो टर्म वहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम समझना चाहें कि यहाँ पर कि अगर हम 1937 का इलेक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हमको 1937 का इलेक्शन पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये इलेक्शन अगर हो रहा है तो हुआ कैसे, कहाँ से शुरू हुआ। टाइम लाइन पर अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक है, अगर हम एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन पर समझना चाहें तो यहाँ पर 2-3 घटनाएं इसके पहले हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि घटनाओं को जानो, स्टार्ट कर रहे हैं 1930 से। 1930 में क्या हुआ था, आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी थे वो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन करके स्टार्ट किए थे 1930 में, ठीक है, जो डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ वगैरह वगैरह। चलो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो डांडी मार्च से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ से ये घटना हो गई। उसी समय एक और घटना हो रही है साथ में क्या घटना हो रही है 1930 के बाद, कि जो साइमन कमीशन आया था और जो लोग आए थे, जो नेहरू रिपोर्ट था या जिन्ना रिपोर्ट था, तो जो 1919 का एक्ट बना था, अब उस 1919 के एक्ट के आधार पर अगला एक्ट बनाना था ब्रिटेन को। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, सबको कंपाइल करके एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है इंग्लैंड में। कहाँ चल रहा है? इंग्लैंड में। और उस इंग्लैंड में चलने वाले बैठक में कांग्रेस की तरफ से कोई पार्टिसिपेट नहीं किया पहली बैठक में। फिर दूसरा बैठक हुआ, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। तो जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे। तो गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी जी कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? यानी कि 1931 में ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसको रोका गया कि रुक जाओ, अभी गांधी जी जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए। तो गांधी और उस समय के वायसराय इरविन में एक पैक्ट हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट। 1931 में गांधी इरविन में पैक्ट होता है, गांधी इरविन में समझौता होता है और गांधी चले आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फिर 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है और इस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, बट अंग्रेजों ने एक सेट कर दिया माइंड सेट कि अब हम भारत का जो अगला अधिनियम लाएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाएंगे, वो कैसे लाएंगे। और इसी घटनाक्रम पर यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1935 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हम लोग लास्ट क्लास सब में देख चुके हैं, ठीक है, जिसका लिंक भी दिया हुआ है चैनल पर। तो यहां तक का घटनाक्रम हो चुका है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही प्रोविजन किया गया था कि जो भारत के प्रोविनेंसेज हैं, जो प्रांत हैं, ठीक है, उस प्रांतों में इलेक्शन कराया जाएगा, ठीक है, इलेक्शन के माध्यम से उस प्रांत में इलेक्शन कराएंगे और वहां पर लोगों को वहां पर चुनाव में भाग लेंगे, वहां पर अपनी अपनी सरकारें बनाएंगे। तो प्रांतों में इलेक्शन होना था। यही इलेक्शन 1937 जो हम लोग आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग कहां से उठाए? 1930 से उठाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, फिर गांधी इरविन का पैक्ट होता है, गांधी जी जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहां से
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत का अगला अधिनियम क्या बनेगा उस पर चर्चा हो रही है, और उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट होता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह प्रोविजन किया हुआ है कि आगे चल के भारत के जो प्रांत हैं उसमें हम लोग इलेक्शन कराएंगे। तो जैसे ही इलेक्शन दिमाग में आता है, ठीक है, इलेक्शन आया तो मतलब क्या हुआ, प्रांत में आया, तो हमको क्या क्या चीज़ यहाँ जानना चाहिए, हमको यहाँ पे जानना चाहिए, हमको इलेक्शन समझना है तो हमको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन कौन से प्रांत थे, पहला यानी प्रोविनेंसेज कितने थे, ठीक है, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। जैसे ही आप जानोगे कि पॉलिटिकल चुनाव की घोषणा होती है तो बहुत सारे नए नए पॉलिटिकल पार्टी बनने लगते हैं, तो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनी, कौन कौन लोग थे जो उन पॉलिटिकल पार्टी को बनाए, फिर अगला चीज़ क्या जानेंगे इलेक्शन के बाद कि उसका रिजल्ट आखिर हुआ क्या, कौन कहाँ से क्या क्या जीता। तो ये है आज का टॉपिक कि 1937 का जब इलेक्शन होता है तो हमको क्या क्या जानना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा सबसे पहले प्रांतों का नाम। जैसे कि हम लिखते हैं उसमें टोटल 11 प्रांत थे, ठीक है, भारत 11 प्रांतों में बटा हुआ था। नाम पढ़ लो एक बार, मद्रास था, मध्य प्रांत जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रल प्रोविनेंस, ठीक है, बिहार था, उड़ीसा था, उसमें उड़ीसा ही था ये, ठीक है, उड़ीसा अभी का नाम है। फिर संयुक्त प्रांत जो था तुम्हारा, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविनेंस, उसके बाद बॉम्बे थी, उसके बाद असम था, उसके बाद उत्तर पश्चिमी यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस, और फिर बंगाल था और पंजाब था, सिंध था। इस प्रकार से टोटल 11 प्रांत थे, टोटल 11 प्रांत में भारत बटा हुआ था। एरिया समझ में आ रहा होगा, 11 जगह प्रांत थे और वहां चुनाव होना था। तो पार्टियां कौन कौन सी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो पहले से बनी हुई थी, ठीक है, उसी समय पार्टी बनती है पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनियनिस्ट पार्टी। ये बनाया गया किसके द्वारा, अफसर हुसैन के द्वारा। पंजाब में एक नया पार्टी खड़ा कर दिया गया पंजाब में। इसका एरिया कहाँ रहेगा, पंजाब में। कांग्रेस कहाँ पर है, ऑल ओवर इंडिया, ये पूरे इंडिया में चुनाव लड़ेगी, यानी कि सभी प्रांतों में ये चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। मुस्लिम लीग कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगा, ये चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा ऑल ओवर इंडिया, बट कहाँ पर, ध्यान से समझना, ये लड़ना चाहेगा मुस्लिम सीट, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, मुस्लिमों को हमें वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। मतलब क्या था कि वो एक पर्टिकुलर जगह से केवल मुसलमान कैंडिडेट ही खड़े होंगे और मुसलमान लोग ही वहाँ पर वोट दे पाएंगे। तो ये चाहेगा कि हम जहाँ जहाँ हमको सीट मिला है वहाँ हम चुनाव लड़े। और क्या दिखाना चाहेगा, ये दिखाना चाहेगा कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग इकलौती पार्टी है, ये कोशिश करेगा इस चीज़ का, ठीक है। वैसे ही पंजाब में एक नया पार्टी बनी, वैसे ही बंगाल में एक नया पार्टी बना, कृषक प्रजा, ये प्रथा नहीं प्रजा है, कृषक प्रजा पार्टी बना बंगाल में, जो बनाया गया था फजलुल हक के द्वारा, ठीक है। वैसे ही अंबेडकर द्वारा बंगाल और मध्य प्रांत में बनाया गया था इंडियन वर्कर्स पार्टी, या इसको कहीं कहीं पर लिखा जाता है इंडियन लेबर्स पार्टी, ठीक है। इस प्रकार से एक पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी किया गया। तो ये सारी पार्टियां थी जो उस समय इन्वॉल्व हुई कहाँ पर, इलेक्शन में। तो हम लोग क्या समझे, इलेक्शन में इलेक्शन कहाँ होगा वो समझे, और इलेक्शन में कौन पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। अब होता है यहाँ पर क्या, जब चुनाव होता है तो कुल सीट जो होता था, वो टोटल सीट जो था 11 प्रांत में वो था 1550 सीट, जिसमें कांग्रेस 706 सीट जीतती है, ठीक है, मुस्लिम लीग 112 सीट जीतती है, और इस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ सीटें यूनियनिस्ट पार्टी को भी मिलती है। बट बेसिकली क्या हुआ, कांग्रेस की एक अपार जीत, मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट कह लो कि 50% 706 और मिला लो वहां पर जहां जहां उनका अलायंस बना था, तो कांग्रेस लगभग आधी सीटों पे जीत रही है। मतलब क्या हुआ, एक तरीके से कांग्रेस स्वीप कर गई इसमें, ठीक है। मुस्लिम लीग जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां वहां कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट को खड़े किए थे, यानी कि कांग्रेस वहां पर जीती भी थी। तो यहां पर एक चीज प्रूफ हो जाता है कि मुस्लिम लीग अगर ये साबित करना चाह रही थी कि केवल मुसलमानों के लिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी है मुस्लिम लीग, तो ये वो साबित करने में असफल हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से पंजाब में चुनाव हुआ और बंगाल में भी चुनाव हुआ, लेकिन रिजल्ट को अगर देखते हैं तो कांग्रेस जो थी वो, अगर हम यहां से काउंट करें तो मद्रास 1 नंबर, NWF में जहां पर वो खान बहादुर गफ्फार खां की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, ठीक है, असम, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और बॉम्बे। इस प्रकार से देखोगे तो 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, ठीक है, जिसमें 6 राज्य ऐसे थे जहां पे कांग्रेस
शुद्ध मतलब एकदम कंप्लीट मेजोरिटी में थी, बहुमत में थी, उसको किसी की जरूरत नहीं थी, और 2 प्रांत ऐसे थे जहां पर उनको संधि करना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से कांग्रेस टोटल 11 में 8 प्रांतों में कांग्रेस का शासन रहा। लेकिन 3 ऐसे प्रांत थे, एग्जाम में जनरली यही पूछा जाता है कि कहां कहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। एक बंगाल, दूसरा पंजाब और तीसरा सिंध। इस 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो एग्जाम में तुमको हमेशा यही पूछेगा कि कांग्रेस जब 1937 में चुनाव होता है तो कांग्रेस कहां अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो 3 ही नाम रहेगा, पंजाब है, बंगाल है और सिंध है। इस 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती है। ठीक है, अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो आपका यूनियनिस्ट पार्टी थी और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर, ठीक है, मुस्लिम लीग को अकेले मेजोरिटी मिली नहीं गई, तो दोनों पार्टियों ने मिलकर वहां पर सरकार बनाई। जो सिकंदर हयात खान, जो बाद में मुस्लिम लीग के मेंबर थे, सिकंदर हयात खान, उनके द्वारा वहां का मोर्चा संभाला गया। यानी कि वहां पर, और याद रखना इस पॉइंट को, कि जो उस समय चुनाव हुए थे, जो उस समय सरकारें बनी थी, वहां पर जो सरकार का प्रमुख पोस्ट था उसको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि पंजाब में प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो पंजाब में प्रधानमंत्री बने थे सिकंदर हयात खान, जो मार्च 1947 तक, देखो यहाँ पे घटनाक्रम एक आएगा, अभी तुरंत एक घटनाक्रम आएगा। ठीक है, मार्च 37 में चुनाव हो रहा है और 37 से वो जो सरकार बनी वो 1947 10 सालों तक कंटिन्यू रही, मार्च 47 तक। कौन थे प्रधानमंत्री? सिकंदर हयात खान। ठीक है, वैसे ही बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी बनाई गई थी फजलुल हक के द्वारा, उसके और मुस्लिम लीग दोनों के गठबंधन से वहां सरकार बनती है। ठीक है, जो 14 अगस्त यानी आजादी तक वो सरकार बनी रही, सबसे लंबी सरकार यही कह सकते हो आप, कि जो 14 अगस्त 1947 तक बनी रही। वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो थे HS सोहरावर्दी होगा, सोहरावर्दी। ठीक है, ये आपके बने बंगाल के प्रधानमंत्री। बट सिंध में 1937 से 1947 तक अलग अलग गैर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस तो इन नहीं कर पाया बट गैर कांग्रेसी सरकारें वहां बनती रही। जैसे उसमें कुछ नाम याद रख सकते हो, गुलाम हुसैन और हिदायतुल्लाह, अल्लाह बख्श, ये सब वहां पर PM के रूप में मोर्चा संभाले। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, चूंकि BPSC देना है तो बिहार को लेकर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो यही पर बिहार में जो प्रथम प्रधानमंत्री की बात होता है, जब फर्स्ट PM की बात होता है तो वो थे मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और उसके बाद बनते हैं यहां पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ध्यान देना, तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे मोहम्मद यूनुस। लेकिन अगर पूछता है कि बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, वर्ड को चेंज कर देगा, कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, कांग्रेस वहां पर मेजोरिटी में आती है बट कांग्रेस का कुछ मनमुटाव चल रहा था, जिस कारण से कांग्रेस अपना सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करती, जिस कारण से मोहम्मद यूनुस वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बट कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस का मनमुटाव खत्म होता है, कांग्रेस अपना दावा पेश कर देती है और श्री कृष्ण सिंह वहां पर बन जाते हैं प्रधानमंत्री। तो अगर तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। लेकिन अगर पूछता है कि बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर चूंकि बिहार को लेकर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें अलग अलग सरकारों, चूंकि कांग्रेस की अपार सफलता मिली थी, कांग्रेस 8 राज्यों में यानी 8 प्रांतों में सरकार चला रही थी, तो उस सरकार को अच्छे से चलाने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, दैट इज कॉल्ड केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसके मेंबर थे सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जिनका काम था कि जो सभी प्रांतों में सरकारें बनी है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आप देखें, उनसे किस प्रकार से काम लेना है, किस प्रकार से काम करवाना है। इसके लिए एक मंत्रिमंडल को कंट्रोल करने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसके मेंबर कौन कौन रहेंगे, सरदार पटेल रहेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं अलग अलग, जैसे मद्रास की बात, मद्रास हम दिख नहीं रहा, इसमें थे सी राजा गोपालाचारी मद्रास के बनते हैं प्रधानमंत्री। वैसे ही बिहार के लिए बात करें तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। उड़ीसा की बात करें तो BN दास बनते हैं। मध्य प्रांत में NB खड़े बनते हैं, बाद में ये रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद रविशंकर शुक्ला जी बनते हैं। संयुक्त प्रांत में गोविंद पल्लव पंत बनते हैं। बम्बई में BG खड़े बनेंगे। असम में सदुल्ला बनेंगे, बाद में फिर गोपीनाथ बरदोली बनेंगे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डॉक्टर खान बहादुर गफ्फार खां बनेंगे। सिंध में अल्लाह बख्श, उसके बाद बंदे अली खां।
ठीक है, बंगाल में फजलुल हक और पंजाब में सर सिकंदर हयात खां। इस प्रकार से ये आपके प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके बाद की घटनाक्रम होगी, मतलब अगला जो मेरा क्लास आएगा उस पर क्या देखोगे तुम। 37 में सरकार बन गई, सरकार बना दिया गया, ठीक है, यहाँ तक घटनाक्रम। अगला घटनाक्रम और यहाँ से अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक अगला घटनाक्रम लेने की कोशिश करें, देखो हम यहां पर हैं, ठीक है, हम यहां पर हैं 1937 में। तो 1937 में चुनाव हुआ जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी 8 राज्यों में, 8 राज्य में कांग्रेस बने हैं और बाकी 3 राज्य में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, ठीक है। 37 में चुनाव हुआ, 2 साल सरकार अच्छे से चलती रही, बढ़िया सरकार चल रही थी, कांग्रेस अच्छे काम करने की कोशिश कर रही थी। उसी में 1939 का घटना आता है, ठीक है, 1939 आएगा, क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट होता है तो ब्रिटेन उसमें पार्टिसिपेट करता है। ब्रिटेन पार्टिसिपेट करता है तो ब्रिटेन क्या करता है कि ब्रिटेन अनाउंस कर देता है कि इंडिया चूंकि हमारा पार्ट है इंडिया जो है वो पार्ट ऑफ ब्रिटेन है, तो जिस प्रकार से हम लड़ रहे हैं वर्ल्ड वार, वैसे ही इंडिया भी वर्ल्ड वार लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 37 में चुनाव हुआ था, जो कांग्रेस की सरकारें बनी थी, यहाँ पर इस घटना से, मतलब वर्ल्ड वार में भारत को झोंके जाने की घटना से कांग्रेस की बड़ी सरकारें गुस्सा जाती है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। यार जब सरकार हमारी बनी हुई है तो कम से कम एक बार अंग्रेज हमसे पूछ तो लेते, बट अंग्रेजों ने वहाँ पे पूछा नहीं, वहाँ पे बिना पूछे अनाउंस कर दिया कि इंडिया was also participating in the वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। इस घटना से यहाँ की जो सरकारें बनी थी ये सरकारें नाराज हो जाएंगी और 1939 में ये सारा सरकार जो था, कांग्रेस की सरकार, ध्यान देना, कांग्रेस की सरकार रिजाइन कर देगी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रिजाइन कर देगी। और जब रिजाइन हो जाएगा कांग्रेस सरकार, यहाँ एक मीटिंग क्या हुआ, कांग्रेस अब नाराज हो चुकी है, तो अब घटनाक्रम बदलेगा। उसके बाद घटनाक्रम में तुमको मिलेगा 1940 मिलेगा, जहाँ पर अगस्त प्रस्ताव आएगा, ठीक है, केवल घटनाक्रम बता रहे हैं। अगस्त प्रपोजल यहाँ पे आ जाएगा। अगस्त प्रपोजल के साथ ही साथ 1940 में ही आपको एक घटनाक्रम और मिलेगी। क्या घटना मिलेगा, वो घटना मिलेगा, ठीक है, वो घटना जो तुमको मिलेगी 1940 में वो मिलेगी इंडिविजुअल सत्याग्रह, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो हमेशा विनोबा भावे। उसके बाद 1940 के बाद आपको मिलेगा आगे चल के 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, एंड अदरवाइज आगे ऐसे घटनाक्रम बढ़ते चला जाएगा। तो 37 का इलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि 35 के प्रोविजन में था। 37 के इलेक्शन के बाद अगला घटनाक्रम क्या हुआ, 39 में भारत को वर्ल्ड वार सेकेंड में डाल दिया गया, जिससे सरकारें नाराज होंगी और रिजाइन करेंगे। उसके बाद आगे फिर घटनाक्रम बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से देखोगे सभी घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फिर से रिपीट करेंगे, घटना को समझो, बैकग्राउंड को समझो, स्टोरी को समझो, इंसान जो वहाँ पर्सनैलिटी यूज हुए उसका नाम समझो, तो आपको हिस्ट्री आसान लगेगा। होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।